नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। केबी नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। और जीके को किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आप ऑप्शन के साथ खेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन के साथ कुछ नहीं किया, यानी ऑप्शन को देख करके आपके दिमाग में नहीं घूमा, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जीके आपकी कमज़ोर होती चली जाएगी। और ना सिर्फ जीके, ये करंट अफेयर में भी ये नियम लागू होता है। जितने भी ऑप्शनल पैटर्न्स आते हैं, आपको कहीं ना कहीं इसमें देखना होगा कि हाँ, हमारे ऑप्शन के साथ साथ क्या क्या हमें मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि नागरिकता का उल्लेख भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 भारत के दूसरे भाग में मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपको ऑप्शन मिला, अब इस ऑप्शन से रिलेटेड कितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाग 2 में मिलता है, ये तो बात हमें समझ में आ जाती है। पर भाग 2 में फिर आर्टिकल्स हैं, वो किस किस आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है। तो 5 से लेकर के 11 आर्टिकल्स, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जितने हैं, उसमें आपको भारत की नागरिकता के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। अब भारत की नागरिकता को कितने तरीक़ों से हासिल करी जा सकती है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले भारत के संविधान में प्रारंभ से नागरिकता, ठीक है, तो प्रारंभ से ही नागरिकता आपको मिल जाए, ये होता है। ठीक, और उसके बाद होता है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता यानी कि अगर आप यहाँ पर जन्मे हैं, भले ही आपके माता पिता कहीं के भी हों, अगर आप यहाँ पर जन्म हो गया है आपका, तो आपको यहाँ पर नागरिकता आराम से मिल जाएगी। तीसरा होता है वंशानुसार नागरिकता, यानी वंश के द्वारा नागरिकता। तो जैसे कि हम लोग हैं, अगर हमारे मम्मी पापा भारत में हैं और दादा दादी नाना नानी सब भारत में हैं, तो हमें भारत की नागरिकता लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम ऑटोमेटिक यहाँ के भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वंश के थ्रू नागरिकता मिलती चली आ रही है। तीसरा पंजीकरण द्वारा नागरिकता, मतलब नेक्स्ट 4 नंबर, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, कि आपको कहीं के भी हो, आपको यहाँ पर आकर के कुछ समय बिताना होगा, उसके बाद पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। फिर देशीकरण द्वारा नागरिकता, अभी आपने NAA के बारे में सुना होगा, जब 2019 में नवंबर में ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठा था, नेशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय संशोधन अधिनियम। तो इसमें आपने पढ़ा जरूर होगा, इसके बारे में बहुत सारी खबरें टीवी में भी आ रही थी। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता यानी कि अगर कोई भी देश से आता है हमारे यहाँ, तो उसको कम से कम कुछ साल व्यतीत करने होंगे, जिसमें आपका मुस्लिम वाला माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के थ्रू आप वो कह रहे थे कि नहीं, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि भारत बाकी जितने भी, मतलब अगर वो कोई मुस्लिम नहीं है, बाकी कोई भी है, तो उसको 6 साल रहना पड़ा था, पर जबकि मुस्लिम अगर होता है तो उसको 11 साल रहना पड़ेगा, तब जाकर के उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो कुछ ऐसा था प्रावधान, ठीक है, मैं उस पर नहीं आऊँगा। फिर लास्ट आता है आपका नागरिकता संशोधन विधियम 2016। तो 2016 में नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया था, उसी को ही रिन्यू करा गया था NAA में, तो उसके थ्रू भी आपको नागरिकता मिलती है। तो कुल मिला करके ये सारे फैक्ट होते हैं जो कि नागरिकता के बारे में आपको पता होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में या ग्रुप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन सी मिट्टी है जो सर्वग्राही कहलाती है, तो वो है लाल मिट्टी। कौन सी है? लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। लाल मिट्टी जो है वो सर्वग्राही मिट्टी के रूप से जानी जाती है, यह तो आपको पता चल गया। फेरस ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, FeO पाया जाता है इसमें, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जितना आपका दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, वहाँ पाई जाती है। उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य गंगा का भाग हो गया, ठीक है, दक्षिणी भाग में भी कहीं कहीं पाई जाती है। तो ये यहाँ पर मिलती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं ये भी पता होना चाहिए। तो गेहूं हो गया, कपास, दाल, तंबाकू, तिलहन, आलू, ये सारी फसलें इस लाल मिट्टी में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम इनमें से कहाँ स्थित है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में स्थित है आपका इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है। तो रामगंगा नदी बहती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर। ठीक है,
अब ये कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तराखंड में स्थित। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अच्छा, यूपी में रामगंगा का गंगा विलय होता है, ठीक है, रामगंगा से गंगा का विलय होता है यूपी में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये है कहाँ पर? ये भी देख लेते हैं। ये नैनीताल के पास एक नामिक ग्लेशियर से निकलती है। जो रामगंगा नदी बहती है वो कहाँ पर बहती है? नैनीताल के पास। ध्यान रखिएगा, नैनीताल के पास नामिक ग्लेशियर से निकलती है ये रामगंगा नदी, जो कि जिम कॉर्बेट पहाड़ से होकर जाती है और फिर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक ये सबसे सरल क्वेश्चन है इस सेट का, कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो वैद्युत धारा यानी करंट का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। न्यूटन किसका मात्रक है? फोर्स का मात्रक है। फोर्स इजैक न्यूटन ने इसकी खोज करी थी, इसलिए उनके नाम पर न्यूटन पर मात्रक इसका न्यूटन पड़ गया। पर इसका एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है कि एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है, ये पूछा जाता है। तो उसका मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम किसका है? ये द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान जिसको आप मास बोलते हैं, MASS मास। ठीक है। और मीटर पर सेकेंड किसका है? ये चाल का मात्रक है या वेग का मात्रक, दोनों का ही मात्रक एक ही होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये किसका मात्रक है? वेलोसिटी या स्पीड का मात्रक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चुनाव और चुनाव आयोग का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के ये 15वें भाग से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 15वें भाग से लिया गया है। ठीक है। अब आप इनके सबके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भाग 5 की, तो भाग 5 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 से लेकर के, ध्यान रखिएगा 52 यानी 52 से लेकर के 152 तक किसमें संघ स्तर पर सरकार कैसे काम करती है इसके बारे में बताया गया है। अगर हम इसके 11 की बात करें, यानी कि भाग 11 की बात करें, तो आर्टिकल आपका 245, आर्टिकल कितना? 245 245 से लेकर के 263 तक राज्यों और संघ के बीच में इस संबंध कैसे होने चाहिए, उसके लिए क्या क्या कारगर चीज़ें करनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और अगर हम 20 की बात करें, आर्टिकल 20 की बात करें, तो अनुच्छेद इसमें आर्टिकल सिर्फ आता है 368। क्या आता है? 368। इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? तो आर्टिकल 368। और किस भाग के अंतर्गत बताया गया है? तो भाग 20 नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि विटामिन डी के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी के कारण इसमें अस्थि मृदुता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अस्थि मृदुता रोग हो जाता है। अच्छा, विटामिन डी के कारण तो ये होता है। अच्छा, वात रोग किसके कारण होता है? वात रोग होता है श्लेष द्रव के कमी होने के कारण। अगर शरीर में श्लेष द्रव की कमी हो जाएगी तो इसमें वात रोग हो जाएगा। और अगर यूरिक एसिड की कमी हो जाएगी, यूरिक एसिड, तो आपको गाठिया का रोग हो जाएगा, जिसमें हाथ पैर की, जो ज़्यादातर पैर में होता है ये, कि पैर की गाठी जो होती है उसमें दर्द बना रहता है। ठीक है, अगर यूरिक एसिड की कमी हो गई तो यहाँ पर आपका गाठिया रोग हो जाएगा। और प्लेग्रा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये गलत टाइप हो गया है, तो आप देख लीजिए, ऐसे शायद लिखा जाता है ये। ठीक है, ये होता है सही लिखना। तो प्लेग्रा जो होती है ये बीमारी किसके कारण होती है? B3 विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, यह एक बीमारी है जो B3 विटामिन की कमी के कारण होता है, उसमें ये प्लेग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पेन का राष्ट्रगान है? यानी स्पेन में कौन सा राष्ट्रगान गाया जाता है? तो मार्चा रियाल गाया जाता है स्पेन में। ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं RRB में भी और SSC 10+2 और सीजीएल में भी। तो ये मार्चा रियाल जो है वो स्पेन का राष्ट्रगान है। जनगण बताने की जरूरत नहीं है, ये भारत का राष्ट्रगान है। द स्टार स्पेंड बैनर, ठीक है, ये किसका राष्ट्रगान है? ये अमेरिका का राष्ट्रगान है, अमेरिका USA का राष्ट्रगान है, अमेरिका का। और द लॉ मार्शलाइज ये किसका राष्ट्रगान है? ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। किसका है? फ्रांस का। ये आप ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। तो ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। केवी नॉलेज बूस्टर को आपका सपोर्ट चाहिए तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो मिलता रहे। इसके साथ साथ मुझे आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी सोशल मीडियाज की लिंक मिल जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर आप इतना कुछ पढ़ेंगे तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं उनमें से आपका 20% तो कवर, 20 से 25% तो ऐसे ही कवर हो जाएगा सिर्फ आपके देख लेने से। और उनका अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो फिर क्या कहने। थैंक यू वेरी मच। आप सपोर्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।